ये कहानी है उस खामोश बीवी मारिया की जिसने शौहर की मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन जब सच सामने आया तो शौहर का सर शर्म से झुक गया। हामिद शादी के बाद परदेश चला गया। जब भी फोन करता अम्मा बीवी की बुराइयां करती। धीरे धीरे उसे अम्मा की बातों पर यकीन आ गया और उसने अपनी बीवी मारिया को फोन करना ही छोड़ दिया। फिर 5 साल बाद जब वो वापस आया तो ये देखकर हैरान रह गया कि मारिया तो सूख कर कांटा हो चुकी थी। उसकी मां का कहना था कि मारिया न जाने किससे सारा वक्त फोन पर लगी रहती है। यह सुनकर हामिद का दिल खराब हुआ और उसने बीवी से बात ही ना की। फिर ईद का दिन आया। नमाज पढ़ते ही वो मारिया से मिलने के लिए अपने कमरे में पहुंचा, लेकिन वहां जाकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसकी बीवी मारिया तो हामिद की अम्मा ने उसके सामने 2 तस्वीरें रख दी थी और उसे यह हक दिया था कि वो इन दोनों में से जिसे चाहे अपनी जिंदगी के साथी के तौर पर मुंतखब कर ले। हामिद ने दोनों तस्वीरें देखी। एक बहुत गोरी चिट्ठी खूबसूरत सी लड़की थी, जबकि दूसरी सांवली और बहुत पुरकशिश थी। उसके चेहरे पर बड़ी मासूमियत थी। हामिद ने वो तस्वीर उठाई और अपनी अम्मा से पूछने लगा, ये लड़की कौन है? उसकी अम्मा हैरान रह गईं, कहने लगी, तूने गोरी चिट्ठी लड़की को छोड़कर इस लड़की की तस्वीर का इंतखाब क्यों किया? हामिद कहने लगा, अम्मा ये बहुत मासूम सी है, घर आएगी तो आप लोगों के साथ रच बस जाएगी। मैं मां और बीवी के दरमियान की जंग में फंसना नहीं चाहता। ये सुनकर हामिद की अम्मा मुस्कुरा उठी और कहने लगी, हाँ ये बात तूने बिल्कुल ठीक कही। ये यतीम बच्ची है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। मामू के घर रहती है, वो बस फर्ज के तौर पर इसकी शादी करना चाहते हैं। अगर तुझे ये पसंद है तो मैं यहीं तेरे रिश्ते की बात कर देती हूँ। मुझे तो गोरी वाली लड़की पसंद थी, लेकिन तेरी बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि ये गोरी चिट्ठी आएगी तो हमें ही नखरे दिखाएगी। जब हामिद की बहनों को पता चला कि उसने एक सांवली लड़की का इंतखाब किया है तो वो भी हैरान हुई और फिर उन्हें भी खुशी हुई कि भाई ने मासूम सी लड़की को भाभी बनाने की बात की है। फिर उसकी अम्मा और बहनें रिश्ता लेकर गईं और चटपट रिश्ता भी तय हो गया। लड़की के नसीब बहुत ही अच्छे थे। यहां रिश्ता तय हुआ, वहीं हामिद का वीजा लगकर आ गया जो सालों से अटका हुआ था। दरअसल हामिद कई सालों से परदेश की नौकरी के चक्कर में लगा हुआ था, लेकिन हर बार उसके वीजे में कोई ना कोई मसला हो जाता और यहां रिश्ता होते ही उसका वीजा लग गया और परदेश में उसकी बड़ी अच्छी नौकरी पक्की हो गई। ये खबर जब लड़की वालों को मिली तो वो भी हैरान हुए। अब हामिद को जल्दी परदेश जाना था, इसीलिए उसकी अम्मा ने शादी के लिए खूब जोर डाला और सादगी से ही मारिया को हामिद की दुल्हन बनाकर शादी करवा दी। शादी की पहली रात ही हामिद ने मारिया को देखा था और उसे देखकर वो हैरान रह गया था। वो वाकई सांवली लेकिन बहुत पुरकशिश थी। उसे देखकर हामिद को इस बात पर यकीन आ गया था कि गोरे रंग से ज्यादा सांवला रंग खूबसूरत होता है। मारिया न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि उसकी बातों में बड़ी मिठास थी। शादी की रात ही हामिद ने मारिया से वादा किया था कि वो उसे जिंदगी की हर खुशी देगा। ये बात सुनकर मारिया की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, माँ बाप के इंतकाल के बाद से मैं तो बस जिंदगी गुजार रही हूँ। हर रिश्ते ने मुझे अपनी गर्ज के लिए इस्तेमाल किया है, इसलिए अब मैं ज्यादा किसी से उम्मीद नहीं रखती। मेरे नसीब इतने अच्छे नहीं हैं कि मुझे खुशियां मिल सकें। मेरी जिंदगी में बस आजमाइशें ही लिखी हैं। मारिया की बात सुनकर हामिद ने उससे वादा किया कि वो उसे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने देगा। हामिद के लहजे ने मारिया को यकीन करने पर मजबूर कर दिया, वरना वो तो अच्छी जिंदगी की उम्मीद ही खो बैठी थी। मामू हमानी के घर में भी उसने मुलाजिमा वाली जिंदगी गुजारी थी और ससुराल आते वक्त भी उसे कुछ ऐसा ही गुमान था। कोई भी एक यतीम लड़की को बगैर जहेज के ऐसे ही तो रुखसत नहीं करवा लेता। मगर हामिद की बातों ने मारिया को यह यकीन दिला दिया था कि दुनिया में अब भी कुछ अच्छे लोग मौजूद हैं। उसने हामिद के हाथों को पकड़कर चूमा और अपनी आंखों से लगाकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। बस फिर क्या था, हामिद के लिए जिंदगी बागो बहार बन गई। शादी की पहली रात बहुत ही खूबसूरत गुजरी और उसके बाद के कुछ दिन दोनों ने एक दूसरे की संगत में बहुत हसीन अंदाज में गुजारे। मारिया हामिद के साथ बेहद खुश थी और दिल की हर वो बात जो बरसों से किसी से ना कही थी वो हामिद से कहने लगी। हामिद भी उसकी हर बात निहायत तवज्जो और ध्यान से सुनता। मारिया निहायत समझदार और बाअदब लड़की थी। हमेशा एहतराम से पेश आती, शौहर के सामने सर झुकाकर रखती। बहुत तेजी से 20 दिन गुजर गए और हामिद के जाने का वक्त आ पहुंचा।
जिस विजय का वो बरसों से इंतजार कर रहा था, अब उसी पर उसका दिल नहीं मान रहा था। मारिया का हाथ थामकर वो इस कदर खुश था कि उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता था, मगर हामिद के साथ साथ उसके घर वालों का मुस्तकबिल भी जुड़ा हुआ था। 2 बहनों की शादी करनी थी, एक भाई को सेट करना था और फिर घर भी बनवाना था। हामिद चाहता था कि जैसे उसने अपनी जिंदगी गुर्बत में गुजारी, वैसे उसके बच्चों को ना गुजारनी पड़े। वो चाहता था कि परदेश में कमाई करके यहाँ कोई कारोबार सेट करे और फिर वापस आ जाए। और यही वादा उसने मारिया से भी किया था कि वो 5 साल बाद जरूर लौट आएगा और फिर कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। इसी वादे के भरोसे पर मारिया ने नम आंखों से एयरपोर्ट पर हामिद को अलविदा कहा। हामिद को परदेश पहुंचे 1 हफ्ता हो चुका था, मगर वो अभी तक फोन ना कर पाया था, बस अपनी खैरियत की इत्तला भिजवाई थी। 1 हफ्ते बाद जब वो मुकम्मल तौर पर सेट हो गया और नौकरी भी शुरू हो गई, तो उसने घर फोन किया। वो सोच रहा था कि आज घंटों मारिया से बात करेगा, उसे बताएगा कि उसके बगैर वो कितना तन्हा महसूस कर रहा है, अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा। मगर दूसरी तरफ से अम्मा के रोने की आवाज ने उसे परेशान कर दिया। कुछ देर खैर खैरियत पूछने के बाद अम्मा ने रोते हुए मारिया के हवाले से ऐसी बातें कहीं कि हामिद हक्का बक्का रह गया। अम्मा कहने लगी, तेरे जाते ही तेरी बीवी के पर निकल आए हैं, सारा दिन घर में इधर उधर उड़ती फिरती है, हम लोगों को बातें सुनाती है, तेरी कुंवारी बहनों से सारा काम करवाती है और फिर हमें यही कहती है कि हम उसके मियाँ की कमाई खाते हैं। तू हम पर रहम कर और मेरे अकाउंट में पैसे ना भेज, बल्कि मारिया का अकाउंट खुलवा रही हूं, उसमें पैसे डलवाया कर। तेरी बहनों के खर्चे के पैसे मैं उससे मांग लिया करूंगी। मेरा तो कोई खर्च ही नहीं है, घरदारी भी तेरी बीवी के हवाले कर दी है। मैं तो बस अपने कमरे की होकर रह गई हूं, जाए नमाज पर बैठकर तेरे हक में दुआएं मांगती रहती हूं। ये घर तो अब बहू का है क्योंकि तू कमाता है, इसीलिए हम सब तेरी बीवी के गुलाम हो गए हैं। अम्मा ने अपने आंसू पोंछते हुए अदनान को ऐसी बातें कह दी जिन्हें सुनकर अदनान का खून खौल गया। वो कहने लगा, अम्मा, मारिया का अकाउंट हरगिज ना खुलवाना, आप ही घर की बड़ी हैं, सारा खर्चा मैं आप ही को भेजा करूंगा। जैसे आप मुनासिब समझें वैसे खर्च करें। घर की तमाम जिम्मेदारियां भी मारिया को ना दें, वो अभी कम उम्र और नादान है, घरदारी से वाकिफ नहीं है। अगर आप घर संभालेंगी तो मुझे कोई फिक्र नहीं होगी, आप मेरी मेहनत की कमाई की कदर करेंगी। और ये भी मुझे गवारा नहीं कि मेरी बहनों को अपने खर्चे के लिए अपनी भाभी के आगे हाथ फैलाना पड़े, इसीलिए पैसे सिर्फ आपके अकाउंट में ही भेजूंगा। अदनान गुस्से में कहने लगा, लगता है मारिया का दिमाग खराब हो गया है, वो ऐसी तो बिल्कुल नहीं थी। अम्मा कहने लगी, हाँ, हमें भी नहीं लगता था कि तेरे जाने के बाद वो ऐसे रंग दिखाएगी, मगर अब वो ऐसी ही हो गई है, बड़ी शेर बनी फिरती है। अदनान ने अम्मा से कहा कि मारिया से बात करवाएं। अम्मा ने बहुत देर लगाकर उसकी मारिया से बात करवाई और वो भी बमुश्किल 2 मिनट। उसमें अदनान ने मारिया से सख्ती से कहा कि वो उसकी माँ का ख्याल रखे और घर वालों से अपना रवैया ठीक करे, और ये भी कि उसकी बहनें अभी पढ़ रही हैं, उनसे घर का कोई काम ना करवाए। तमाम घरेलू जिम्मेदारियां मारिया खुद उठाए और बहनों को सुकून से पढ़ने दे। दूसरी तरफ मारिया थी जो अदनान की मोहब्बत भरी किसी बात की मुंतजिर थी, और ये सब सुनकर शशदर रह गई। उसे हरगिज मालूम नहीं था कि उसकी सास ने अदनान से क्या कुछ कहा है। अदनान के सख्त लहजे और कड़वी बातों ने मारिया का दिल तोड़ दिया था। उसने खामोशी इख्तियार कर ली थी। उसे समझ आ गई थी कि एक बार फिर उसने गलत उम्मीदें बांध ली हैं, इसलिए हमेशा की तरह उसने सब्र का घूंट भर लिया और अदनान से कोई शिकवा नहीं किया। उसके बाद ऐसा ही होने लगा। जब भी अदनान फोन करता, बहुत देर बाद उसकी माँ मारिया से बात करवाती, और उससे पहले इतना कुछ उसके खिलाफ कह चुकी होती कि अदनान का रवैया मारिया के साथ सख्त हो जाता। कभी अगर नरमी से बात करता भी तो बस खैरियत तक महदूद रह जाता, न बढ़ता, और उनका रिश्ता इसी तरह चलने लगा। फिर पूरे 3 महीने बाद अदनान की माँ ने उसे बताया कि वो बाप बनने वाला है। कहने लगी, वैसे भी तेरी बीवी कहाँ ये बच्चा पैदा करना चाहती है, हर वक्त उल्टी सीधी हरकतें ही करती हैं ताकि किसी तरह बच्चा झाया हो जाए। इसीलिए मैंने डर के मारे तुझसे कुछ नहीं कहा। अब जब 3 महीने हो गए हैं तो मैं तुझे ये खुशखबरी सुना रही हूं। बच्चे की खबर सुनकर अदनान खुशी से पागल हो गया था।
लेकिन साथ ही ये बात उसे हैरान कर रही थी कि मारिया मां नहीं बनना चाहती। उसने अम्मा से कहा कि उसकी मारिया से बात करवाएं। फिर मारिया से मोहब्बत से बातचीत शुरू की। पहली बार उन दोनों के दरमियान कुछ अच्छी बात हुई थी। अदनान ने उसे बताया कि बच्चे की खबर सुनकर वो किस कदर खुश हुआ है, लेकिन जवाब में मारिया ने सिर्फ हाँ कहा और कुछ नहीं। मारिया के इस रवैये पर अदनान चौंक उठा। उसे अपनी मां की बात पर यकीन आ गया कि वाकई मारिया को बच्चे से कोई लगाव नहीं। फिर अदनान की मां ने दोबारा फोन पकड़ा और कहने लगी, तेरी बीवी अपना ख्याल नहीं रखती, सारा वक्त उल्टी सीधी बाहर की चीजें खाती है। मैं जो पैसे देती हूं वो सब अपने ऊपर ही लुटा देती है। मैंने 10 बार कहा है कि ऐसी चीजें ना खाओ जिनसे बच्चे को नुकसान पहुंचे, लेकिन तेरी बीवी को बात समझ नहीं आती, तू ही इसे समझा। और फिर अगली बार जब मारिया ने दोबारा अदनान से बात की तो अदनान का रवैया फिर सख्त हो गया। अपने बच्चे की खातिर वो मारिया से सख्ती से बात करने लगा और कहने लगा कि वो कोई बाहर की चीज ना खाए, बल्कि जो अम्मा दें वही खाए। साथ ही उसे सख्ती से कह दिया, इस बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मारिया तो ये सब सुनकर कुछ कह ही ना सकी। वो अदनान को बता ना सकी कि उसकी जिंदगी का दायरा किस कदर तंग हो चुका है। फिर ऐसे ही महीने पर महीने गुजरते चले गए और पूरे 10 महीने बाद अदनान को बाप बनने की खुशखबरी मिली। उनकी शादी को भी 10 महीने ही हुए थे और वो एक बेटे का बाप बन गया था। ये खबर ऐसी थी कि उसका दिल पाकिस्तान उड़कर आने को कर रहा था, लेकिन उसका 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। उससे पहले वापसी मुमकिन नहीं थी। कभी कभार वो अपने बेटे की आवाज सुनने की ख्वाहिश करता तो उसकी माँ बच्चे को फोन के करीब ले आती और बच्चे की किलकारियां ही उसका दिल खुश कर देती थी। मारिया से तो उसकी अब भी बहुत कम बात होती थी। वो बस अपने बेटे के लिए तड़पने लगा था। मारिया के लिए उसके जज्बात बदल गए थे। शायद इसकी एक वजह उसकी माँ की वो बातें थीं जो वो मारिया के बारे में उसे बताया करती थी। 5 साल में अदनान ने काफी सारे पैसे अपनी माँ को भेज दिए थे, लेकिन जब उसने अपनी वापसी की बात की और अम्मा से कहा, जो भी पैसे तुमने जमा किए हैं मैं आकर उनसे कारोबार शुरू करूंगा, तो उसकी मां रोने लगी और कहने लगी, वो सब तो तेरे बच्चे की पैदाइश और तेरी बीवी के खर्चों में उड़ गए हैं। अभी तो मैंने तेरी सिर्फ एक बहन की शादी की है। तू हमेशा के लिए वापस मत आ, छुट्टियां लेकर आ, फिर वापस चला जाना। ये सुनकर अदनान का दिल परेशान हो गया। उसने तो मारिया से 5 साल का ही वादा किया था और जितने लाखों रुपए उसने भेजे थे उनसे तो अब तक एक बड़ा कारोबार शुरू हो सकता था, लेकिन न जाने अम्मा ने कैसे खर्चे किए थे कि कुछ बचा ही नहीं था। अम्मा तो हर महीने यही कहती थी, मारिया के कपड़े आ गए, उसके जेवर, उसका मेकअप आ गया और सारे पैसे खत्म हो गए। और वो भी आंखें बंद करके अम्मा की हर बात पर यकीन कर लिया करता था। अब भी उसे यही लग रहा था कि मारिया की वजह से पैसे जमा नहीं हो सके, क्योंकि उसकी मां तो हमेशा से जमा करने वाली औरत थी। उसे मारिया पर शदीद गुस्सा आ रहा था। फिर उसने नौकरी छोड़ने के बजाय छुट्टियां लेकर वापस आने का फैसला किया। घर पहुंचा तो अपनी अम्मा को देखकर बहुत खुश हुआ। उनके सीने से लगकर रोने लगा। सामने ही उसका 4 साल का बेटा खेल रहा था, जिसे देखकर अदनान के लिए खुद पर काबू पाना मुश्किल हो गया। दौड़कर बच्चे को गोद में लिया, उसे चूमा। बच्चा जो पहली बार अपने बाप की कौरबत महसूस कर रहा था। जब बच्चे को प्यार करके उसने वापस छोड़ा तो उसकी नजर पीछे खड़ी मारिया पर पड़ी, जिसकी आंखों में आंसू थे और वो बड़ी मोहब्बत से बाप बेटे के इस मंजर को देख रही थी। 5 साल बाद बीवी को देखकर अदनान का दिल नरम पड़ गया था। वो मारिया के करीब गया और उसे सलाम किया तो मारिया ने बस उसके सलाम का जवाब दिया। मारिया की हालत देखकर वो चौंक गया। उसकी आंखों के नीचे गहरे स्याह हल्के थे। वो सूख कर कांटा हो चुकी थी और चेहरे पर सदियों की थकन थी। अदनान की नजर मारिया के कपड़ों पर पड़ी तो वो बिल्कुल चौंक उठा, क्योंकि मारिया ने बहुत पुराना बोसीदा सा लिबास पहन रखा था, जिसमें कहीं कहीं हाथ की पेवंदकारी भी हुई थी। वो किसी भिखारन की तरह लग रही थी। और यही सब बातें अदनान को हैरान कर रही थीं कि हर महीने जो अपने ऊपर हजारों रुपए खर्च करवाती थी, वो मेरे आने पर यूं बदहाल क्यों है।
इससे पहले कि वो मजीद मारिया से कुछ पूछता, अम्मा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने कमरे में ले गई। कहने लगी, तुझसे बहुत सारी बातें करनी हैं। 5 साल तेरे बगैर बहुत मुश्किल से गुजारे हैं। अदनान, जो मारिया के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता था, अम्मा के खींचने पर उनके साथ चला गया, जबकि मारिया नम आंखों से अपने शौहर को देखती रह गई। और फिर वो बावर्ची खाने की तरफ चल दी, क्योंकि आज उसकी बड़ी शादीशुदा नंदें घर आ रही थीं। वो सब रहने के लिए आ रही थी, क्योंकि उनका भाई सिर्फ 1 महीने की छुट्टी पर आया था और उन्होंने कह दिया था कि वो पूरा महीना यही गुजारेंगे। अब मारिया को दिन रात उनकी खिदमत करनी थी। मारिया ने अपने बड़े नंदोई की पसंद के सारे खाने तैयार किए, क्योंकि वो जब भी यहाँ आते तो मारिया से तरह तरह की फरमाइशें करते थे। फिर इसके बाद वो अपनी छोटी नंदों के कपड़े इस्त्री करने बैठ गई। इतने में अदनान भी उसके पास चला आया। वो कुछ वक्त मारिया के साथ गुजारना चाहता था, लेकिन मारिया को कामों से कहां फुर्सत थी, और उससे पहले कि वो कोई मौका ढूंढता, उसकी बड़ी शादीशुदा बहनें भी आ गईं। और फिर उनके बच्चों का शोर और बहनों का हंगामा घर में इस कदर शुरू हुआ कि अदनान को बीवी के लिए वक्त ही ना मिल सका। रात के खाने के लिए सब लोग डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठे तो मारिया कहीं नजर ना आई। उसने मारिया को आवाज दी तो अम्मा ने रोक दिया। कहने लगी, वो गरम गरम रोटियां पका कर ला रही है। सबको गरम रोटियां खाने की आदत है, ठंडी कोई नहीं खाता। ये सुनकर अदनान बिल्कुल खामोश हो गया। बड़ी मुश्किल से झर मारकर उसने कुछ लुक़मे खाए और फिर सारी बहनें उसे अपने घेरे में बिठाकर उससे फरमाइशें करने लगीं। सब जानना चाहती थीं कि वो क्या क्या तोहफे लेकर आया है। वो सब के लिए कुछ ना कुछ लाया था। सब ने जबरदस्ती बैग खुलवाया और जो कुछ वो मारिया के लिए लाया था वो सब छीन कर ले गईं। मारिया के लिए कुछ भी ना बचा, बस एक परफ्यूम बचा था जिसे उसने संभाल कर रख लिया। रात के वक्त वो कमरे में मारिया का इंतजार करता रहा। वो तकरीबन 1 बजे थकी हारी कमरे में दाखिल हुई तो अदनान ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया, फिर अपने पास बिठाया, उससे बातें करने लगा। मारिया के पास उसकी बातों का कोई जवाब न था। वो बस हाँ में जवाब दे रही थी। अदनान ने उसे तोहफे में परफ्यूम दिया तो वो भी उसने खामोशी से रख लिया। हाँ, बेटे के लिए वो जितनी भी चीजें लाया था वो सब मारिया बहुत गौर से देख रही थी और उसके चेहरे पर खुशी भी नजर आ रही थी। मारिया का बदला हुआ ये रवैया अदनान को बहुत हैरान कर रहा था। फिर वो कहने लगा, तुम आराम कर लो, सारा दिन की थकी हुई हो, कल बात करेंगे। लेकिन मारिया ने बताया कि उसे कपड़े धोने के लिए छत पर जाना है। जितने भी लोग घर में रुके हुए हैं सबके ही कपड़े धुलने बाकी हैं। अगर वो आज नहीं धोएगी तो कल बहुत ज्यादा हो जाएंगे। वो अदनान से इजाजत लेकर छत पर चली गई और अदनान बस खामोशी से उसे जाता देखता रह गया। उसके जाने के बाद अदनान ने अलमारियां खोली तो मारिया की अलमारी में कोई नया जोड़ा नजर नहीं आया। ना कोई जेवर था, ना कोई मेकअप। वही पुराने बुसीदा कपड़े थे जो शादी पर अदनान ने उसे लेकर दिए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अम्मा ने जो कुछ बताया था वो नजर क्यों नहीं आ रहा। वो बहुत ज्यादा थका हुआ था, इसलिए लेटते ही कुछ देर में नींद आ गई। अगले दिन फिर बहनों ने उसे घेर लिया। तरह तरह की फरमाइशें होने लगीं। कोई घूमने जाना चाहती थी तो कोई शॉपिंग की बात कर रही थी। मारिया बावर्ची खाने में थी। अदनान की नजर बार बार बावर्ची खाने के दरवाजे की तरफ जाकर लौट आती। मारिया अंदर ही मशगूल थी। बातें करते हुए भी वो अपनी बहनों की तरफ देख रहा था। और फिर उसने एक बात महसूस की कि उसकी बड़ी तीनों बहनों ने सोने का काफी सारा जेवर पहन रखा था, जबकि उनके शौहर मामूली सी नौकरी करते थे। उनके हालात इतने अच्छे नहीं थे कि इतना भर भर कर जेवर पहन सके। ये सुनकर बहनें कहने लगीं, ये सब अम्मा ने बनवाया है। बेटियों के मुंह से ये बात सुनकर अदनान की मां घबरा गई और कहने लगी, हाँ, मैंने शादी पर उन्हें कुछ नहीं दिया था, इसलिए कुछ पैसे जमा करके ये जेवर तोहफे में दिया है। अदनान खामोश हो गया। फिर छोटे भाई ने बताया कि उसने अपना कारखाना खोल लिया है तो वो मजीद हैरान हुआ। उसके भाई ने तो कभी जिंदगी में कुछ नहीं किया था, फिर इतना पैसा कहां से आया कि उसने कारखाना ही खोल लिया।
हर बात उसे हैरान कर रही थी और बहुत कुछ अब उसे समझ भी आ रहा था। कोई इतना अंधा तो नहीं हो सकता कि आंखों देखा सच न जान पाए। बस उसने किसी से कुछ पूछा नहीं था। फिर 2 दिन बाद उसकी वो छोटी बहन, जिसकी शादी अदनान के परदेश जाने के बाद हुई थी, उसे किसी काम से अपने घर ले गई। उसे कुछ जरूरी सामान लेना था, क्योंकि वो भी 1 महीने के लिए आई हुई थी। जब वो बहन के कमरे में पहुंचा तो अदनान की आंखें फटी की फटी रह गईं। अम्मा ने जमाने भर का सामान बहन को दे रखा था। एक से बढ़कर एक कीमती चीज थी। एलईडी से लेकर फ्रिज तक उसके कमरे में था और बड़ा सा एसी भी लगा हुआ था। और वो बड़ी खुशी खुशी बता रही थी कि अम्मा ने मुझे हर एक चीज दी है। जिस किसी ने भी देखा वो हैरान रह गया कि इतना कीमती फर्नीचर, यहां तक कि सोने का बड़ा सा सेट और 4 चूड़ियां भी अम्मा ने दी हैं। उसने सादगी में अपने भाई को सारी बात बता दी थी और अदनान समझ गया था कि इतने सालों की उसकी कमाई कहां लुटा दी गई है। जरूरत से ज्यादा चीजें बहन को जहेज में दी गई थीं। बड़ी बहनों को खूब जेवर बनवा कर दिया गया था। छोटे भाई का कारखाना हो चुका था। एक वही खाली हाथ रह गया था और उसकी बीवी जो एक मुलाजिमा बन चुकी थी। उसे अपने आप पर अफसोस होने लगा कि कितने सालों में वो ये सब कुछ जान ना पाया। मगर ये बात उसे अब भी समझ ना आ रही थी कि मारिया ने उससे अब तक किसी की कोई शिकायत क्यों ना की थी। क्यों मारिया को उसके रवैये से कोई गिला नहीं था। वो तो बस खामोशी से सारा वक्त कामों में लगी रहती या फिर बच्चे को संभालती। 2 दिन बाद ही ईद थी। अदनान ने खुद ही खामोशी से मारिया और बच्चे के लिए खरीदारी की थी और किसी को कुछ न बताया था। मारिया से छुपाकर ही उसने सारा सामान अलमारी में रख दिया था। वो ईद के दिन सुबह ही सुबह मारिया को सरप्राइज देना चाहता था और उससे अपनी गलतियों की माफी भी मांगना चाहता था। लेकिन जब वो ईद की नमाज पढ़कर घर में दाखिल हुआ तो मारिया उसे कहीं नजर नहीं आई। वो अपने कमरे में गया तो मारिया अपने 4 साल के बेटे शामिर को डांटते हुए समझा रही थी, तुम्हें ये पुराने कपड़े ही पहनने हैं, हमारे पास नए कपड़े नहीं हैं। जबकि शामिर रोते हुए कहने लगा, मैं फूफियों के बच्चों के पुराने कपड़े ईद के दिन नहीं पहनूंगा। लेकिन मारिया के पास शायद कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो बेटे से सख्ती से कहने लगी, हमारे नसीब में यही है बेटा, इसलिए चुपचाप पहन लो। और उसकी बातें सुनकर अदनान का सिर शर्म से झुक गया। वो आगे बढ़ा और मारिया से पूछा, वो कपड़े कहाँ हैं जो मैं परदेश से लाया था? मारिया एकदम चुप हो गई, फिर धीमे से बोली, वो बड़े बाजी के बेटे को पसंद आ गए थे, इसलिए वो ले गए और अपने बेटे के ये पुराने कपड़े दे गए हैं। कोई बात नहीं, हमारा बेटा यही पहन लेगा। शामिर रोते हुए कहने लगा, अब्बू, मैं हर ईद पर पुराने कपड़े पहनता हूं। इस बार आपने मेरे लिए नए लाए थे, मैं बहुत खुश था, लेकिन वो भी पूपो ले गई। अदनान ने शामिर को गोद में उठाया, अलमारी से नए कपड़े निकाले और दोनों के सामने रख दिए। दोनों के ही बहुत महंगे और खूबसूरत कपड़े थे। शामिर तो खुशी से झूम उठा, लेकिन मारिया हैरानी से अदनान की तरफ देखने लगी। अदनान ने मुस्कुराकर कहा, ये तुम्हारे ईद के कपड़े हैं, जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। वो धीरे से मुस्कुराई और बोली, मैं तैयार होना भूल गई हूं। सास को मेरा तैयार होना, मेरा हंसना बोलना पसंद नहीं है। अगर मैं ये कपड़े पहनूंगी तो वो नाराज हो जाएंगी। ईद का दिन है, सब मेहमान आ रहे हैं, मुझे रसोई संभालनी है, फिर आपकी बहनें भी यहीं हैं, उनकी भी बहुत सी फरमाइशें होती हैं। ये नए कपड़े खराब हो जाएंगे, आप इन्हें वापस करवा दीजिए। मारिया ने बड़ी सादगी से वो कपड़े वापस लपेट दिए थे। अदनान ने उठकर मारिया को गले से लगाया और कहा, बस ये ईद यहां गुजार लो, उसके बाद मैं तुम्हें अलग घर लेकर चलूंगा। मैं जान गया हूं कि मैंने तुम पर कितना बड़ा जुल्म किया है, हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं दूसरों की बातों में आकर अंधा हो गया था, अब मैं यही नौकरी कर लूंगा और तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मारिया अदनान की बातें सुनकर रोते हुए बोली, सारी दुनिया की तरह आपने भी मेरा मान तोड़ दिया था, इसलिए मैंने आपसे कभी कोई शिकायत नहीं की। मैं अब भी कोई शिकवा नहीं कर रही। मैंने अपनी किस्मत का लिखा समझकर हालात को कबूल कर लिया है। लेकिन अदनान ने ईद के फौरन बाद ही एक अलग घर का इंतजाम किया और मारिया को लेकर अलग हो गया। वो जान चुका था कि उसके पीछे उसकी बीवी के साथ उसके अपनों ने कैसा जुल्म किया है। वो सिर्फ बेटा होने का फर्ज निभा पाया था, पति होने का नहीं। इसलिए उसने फैसला किया कि अब वो यहीं अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहेगा। अल्लाह पाक हम सब पर अपना रहम फरमाए।